नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम बात कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। हमने इनका निर्वाचन देख लिया था कि निर्वाचन किस तरह होता है। निर्वाचन पहले नाम मनोनयन होता है पार्टियों के द्वारा, फिर उसका चुनाव प्रसार होता है, फिर निर्वाचक मंडल चुना जाता है और निर्वाचक मंडल फिर वोटिंग करता है अपने दल के मनोनीत व्यक्ति के नाम से, उनसे शपथ इस बात की दिलाई जाती है। ये सब हमने देखा। राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद है अमेरिका का, और हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पद भी कह सकते हैं अगर हम कहना चाहें तो। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की और चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के और कौन कौन सी शक्तियां उसके पास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति की। कार्यपालिका शक्ति, देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति उसके पास है। तो राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियां प्राप्त है, विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त है, चाहे हम विदेश क्षेत्र में कहें, चाहे कानून क्षेत्र में कहें, चाहे कार्यपालिका क्षेत्र में कहें, चाहे न्यायिक क्षेत्र में कहें, सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद कार्यपालिका शक्ति उसकी प्रमुख शक्तियों में गिनी जाती है। तो कार्यपालिका शक्ति उसकी क्या है? प्रमुख शक्ति। हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को शासन के सभी क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त है, लेकिन कार्यपालिका शक्ति प्रमुख है। कार्यपालिका शक्ति क्या है? प्रमुख शक्तियों में है। अब बात करते हैं हम, देखिए राष्ट्रपति की हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, कार्यपालिका शक्ति उसकी प्रमुख शक्तियों में आती है। तो कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होती है, संविधान में वर्णित है। वहां पर संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहां पर लिखा हुआ है उसी तरह वहां भी संविधान में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। स्पष्ट लिखा हुआ है वहां के संविधान में, अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में स्पष्ट ये बात लिख रखी है। अब कार्यपालिका शक्ति के अंदर कौन कौन सी शक्ति आती है? तो पहले अगर हम शक्ति की बात करेंगे तो शासन संचालन की शक्ति। शासन का क्या करता है? वो संचालन करता है। जो कानून बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा, जो वहां कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का पालन कराने की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो हम पहली शक्ति के रूप में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि शासन संचालन और कानून का पालन कराने की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो पहली शक्ति का हम बात करते हैं शासन संचालन एवं विधि के पालन कराने की शक्ति, कराने की शक्ति। पहली शक्ति में हम बात कर रहे हैं शासन संचालन एवं विधि के पालन कराने की शक्ति। देखिए शासन संचालन का कार्य के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी कौन है? प्रशासन। प्रशासन है और उसमें प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति।
तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की प्रमुख शासक होने के नाते, राष्ट्र का प्रमुख शासक होने के नाते संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था के उत्तरदायी कौन है? राष्ट्रपति है। हम कह सकते हैं यहां पर इस बात को, इसके अंदर शासन व्यवस्था के प्रमुख होने के नाते प्रशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर है। ठीक है मित्रों, तो शासन व्यवस्था के प्रमुख होने के नाते, है ना, शासन व्यवस्था के क्या है ये प्रमुख, ये कह सकते हैं हम राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख भी कह सकते हैं। राष्ट्र के प्रमुख होने के नाते, प्रमुख शासक होने के नाते प्रशासन की समस्त कार्य की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। प्रशासनिक विभागों का संगठन करना, उनका विस्तार करना, ये कांग्रेस का कार्य है। भाई प्रशासन जितने विभाग होंगे उनका संगठन कौन करेगी? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद है वहां पर कांग्रेस है। तो अमेरिका में प्रशासनिक विभागों का संगठन और विस्तार कांग्रेस करती है, लेकिन उनके कार्यों का पुनर्गठन और निरीक्षण का कार्य राष्ट्रपति का है। ठीक है मित्रों, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि प्रशासन के विभागों का संगठन और विस्तार कांग्रेस करती है। प्रशासन के विभागों का संगठन, विभागों का संगठन व विस्तार कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? कांग्रेस द्वारा किया जाता है ना, कांग्रेस द्वारा किया जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन क्या? उनके कार्यों का पुनर्गठन और निरीक्षण, उनके कार्यों का पुनर्गठन व निरीक्षण राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो प्रशासनिक विभाग है उनका संगठन तो संसद करती है, संसद का मतलब कांग्रेस करती है। अमेरिका में कौन करती है? कांग्रेस करती है। उनका संगठन बना दिया साहब प्रशासन का, उसका विस्तार भी कर दिया, लेकिन उनमें क्या नए अमेंडमेंट करने हैं, नया क्या परिवर्तन करना है, किस तरह उसका पुनर्गठन करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। और वो कार्य सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके निरीक्षण की जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति की है, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख शासक है। अतः प्रशासनिक विभागों के कार्यों के प्रति भी उसको उत्तरदायी बनाया हुआ है कि संपूर्ण प्रशासन का उत्तरदायित्व किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसी को ही निरीक्षण करना है, संचालन करना है और करवाना है। इसके अलावा संविधान, विधियों, न्यायिक निर्णयों का पालन भी करवाना किसका काम है? किसका काम है दोस्तों? राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए और कौन कौन सी है। अगर हम बात करें शासन, संचालन, विधि पालन में, तो संविधान का पालन करवाना, उसकी रक्षा करना, कानूनों का पालन करवाना, उनकी रक्षा करना, उनका निरीक्षण करना, न्यायिक निर्णयों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, न्यायिक निर्णयों का पालन करवाना
ये सब किसके कार्य हैं? ये सब राष्ट्रपति के कार्य है दोस्तों। आदेशों को, अगर आदेश जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं, किसी प्रशासनिक विभाग के द्वारा दिए गए, वो आदेश कार्य रूप में परिणत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नियम उपनियम जारी करना, आदेश जारी करना, उनका सफल संचालन करना, वो भी सब जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की। तो हम कह सकते हैं आदेश जारी करना, नियम एवं उपनियम बनाना, है ना। नियम उपनियमों का को भी ये जारी करता है दोस्तों। ये नहीं कानूनी है, कानून के बहुत सारे अंश को, उनके उपनियमों को ये जारी करता है। इसके अलावा सफल संचालन करना, बनाना एवं उनका सफल संचालन करना। उनका क्या करना दोस्तों? सफल संचालन करना भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। इसके अलावा किसी भी विभाग के अधिकारी को कोई परामर्श देना है या उससे कोई परामर्श लेना है, उसको कोई कार्य सौंपना है, वो जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति की है। तो परामर्श देने का कार्य भी करता है या ले भी सकता है किसी चीज से संबंधित। तो हम कह सकते हैं किसी विभाग के अधिकारी को परामर्श दे सकता है, किसी भी विभाग के अधिकारी को परामर्श दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी विभाग के अधिकारी को क्या दे सकता है? परामर्श दे सकता है दोस्तों। किसी विभाग का अधिकारी हो चाहे, उसको परामर्श दिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। अब परामर्श दिया जा सकता है और प्रतिवेदन भी दिया जा सकता है, उनसे पूछा भी जा सकता है। ये तो हमने देखी इनकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात को हमने देखा। इसके अलावा शासन संचालन और विधि के पालन कराने की शक्ति हमने देखी कि शासन का संपूर्ण संचालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। स्पष्ट ध्यान रखो, शासन का संपूर्ण संचालन राष्ट्रपति के द्वारा। विधि का पालन कराने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का किनके द्वारा करवाता है? प्रशासनिक विभागों के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक विभागों का संगठन कौन करती है? कांग्रेस करती है। लेकिन उनका पुनर्गठन और उनके कार्य का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान की विधियां, संविधान, न्यायिक विधियां, इनके निर्णयों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है। आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, नियम उपनियम बनाने का अधिकार है, और किसी भी विभाग के अधिकारी को परामर्श देने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है दोस्तों। तो ये हुई इनकी कार्यपालिका शक्ति में हमने देखा विधि पालन करवाने की शक्ति। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति में दूसरा कार्य आता है इनका नियुक्ति करना। तो संविधान राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि वो उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय दोनों प्रकार की नियुक्तियां करता है। संविधान राष्ट्रपति को उच्च वर्गीय एवं निम्न वर्गीय नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है दोस्तों। उच्च पदों पर हो चाहे निम्न पदों पर हो, उच्च पदों पर किसके द्वारा? उच्च पदों पर जब नियुक्ति करेगा, इसमें ध्यान रखना दोस्तों,
उच्च पदों पर जब नियुक्ति करेगा, उच्च पदों पर नियुक्ति करते समय किसका? सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी आवश्यक है दोस्तों? सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। ध्यान रखना, जब ये उच्च पदों पर नियुक्ति करेगा उस समय सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? सीनेट से सलाह लेता है, उसकी स्वीकृति लेता है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मित्रों। यहां तक क्लियर हो गया। उच्च पदों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? देखो, उच्च पदों की बात कर लेते हैं। कौन कौन आते हैं उच्च पदों में? अगर उच्च पदों की हम बात करते हैं कि उच्च पदों में कौन कौन शामिल है, तो उच्च पदों में देखिए आप बात करोगे, मंत्री शामिल होते हैं, सचिव शामिल होते हैं, राजदूत शामिल होते हैं, न्यायाधीश शामिल होते हैं। मंत्री, सचिव, न्यायाधीश, राजदूत, ये उच्च पद है दोस्तों। ये सब क्या है? उच्च पद है ना। चाहे सर्वोच्च परिषद के अध्यक्ष हो, सदस्य हो, है ना, तो सर्वोच्च परिषद के सदस्य, सर्वोच्च परिषद के सदस्य दोस्तों, ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ये उच्च पदों पे आते हैं। ये सब उच्च अधिकारी आते हैं, है ना। उच्च अधिकारी होके किसी भी जैसे विभागों के अध्यक्ष बना दिए, प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष बना दिए, है ना, वाणिज्यिक दूत बना दिए, या फिर अन्य अधिकारी बना दिए। अधिकारी वर्ग जो होता है सब उच्च पदों में आते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जैसे अधिकारी हो गए, है कि नहीं, वाणिज्यिक दूत हो गए, या विभागों के अध्यक्ष, कोई भी जैसे विभाग होते हैं बहुत सारे, विभागों के अध्यक्ष इसके अंदर आ गए। ये सब उच्च पदों में गिनती होगी। लेकिन इन उच्च पदों में नियुक्ति किस तरह होगी दोस्तों? इन उच्च पदों में नियुक्ति सीनेट की स्वीकृति से होगी। किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये कौन सी शक्ति है दोस्तों? ये नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निम्न स्तरीय पद्धति, वो निम्न स्तरीय वर्ग, या हम कह सकते हैं निम्न वर्गीय पद। तो जो निम्न वर्गीय का मतलब है निम्न स्तरीय, छोटे पद। इन छोटे पदों पर भी राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा विभागों के पदाधिकारियों के द्वारा भी वहां पर नियुक्तियां की जाती है। लेकिन उसके लिए किससे पूछा जाता है? राष्ट्रपति से पूछा जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर भार होता है निम्न का। समझ लीजिए एक बार, देखिए, निम्न स्तरीय पदों पर नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। लेकिन नियुक्ति का भार यह व्यवहारगत है, लेकिन सिद्धांततः तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, है ना। लेकिन सिद्धांततः किसके लिए? तो लेकिन नियुक्ति का भार किसके ऊपर होता है? नियुक्ति का भार कम करने के लिए राष्ट्रपति ने यह कार्य विभागाध्यक्षों को सौंप दिया है। विभागाध्यक्षों को दे रखा है। संवैधानिक रूप से निम्न स्तरीय नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
समझने का प्रयास करें मित्रों। देखो, निम्न स्तरीय पदों पर नियुक्ति विभाग अध्यक्षों के द्वारा की जाती है, लेकिन ये नियुक्ति का भार कम करने के लिए राष्ट्रपति ने यह कार्य किसको सौंपा है? विभाग अध्यक्षों को सौंपा है। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इनके नियुक्ति संबंधी कार्य हो गए दोस्तों। क्या हो गए? इनके नियुक्ति संबंधी कार्य हो गए। तो हमने क्या क्या देखा कि राष्ट्रपति के पास असंख्य कार्यपालिका शक्ति है। सबसे बड़ा शासन का प्रधान होता है और उसका उत्तरदायित्व है कार्यपालिका शक्तियों का संचालन करना। तो वो शासन का संचालन करता है, विधि का पालन कराने की शक्तियां उसके पास है तथा नियुक्तियां संबंधित शक्तियां भी उनके पास है। अब बात करते हैं सीनेट के प्रति शिष्टता की। ये नियुक्ति संबंधी चीज ही है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें। एक तरीके से क्या रखता है? वो शिष्टता रखता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो सीनेट से पूछे नियुक्ति के संदर्भ में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक शिष्टता के जरिए उन्हें सीनेट के प्रति राष्ट्रपति शिष्टता का भाव रखता है, इसलिए नियुक्ति संबंधी चीजों में वो राष्ट्रपति उनसे स्वीकृति लेता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे सीनेट के प्रति शिष्टता। अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट द मीन्स ऑफ। देखिए क्या है ये शिष्टता सीनेट के प्रति दोस्तों? क्या है? क्या है ये शिष्टता? अगर इसकी बात करें तो अनेक संघीय पदों पर बहुत सारे ऐसे संघीय पद होते हैं, उस जैसे राज्य विशेष से संबंधित संघीय पद होते हैं। कितने? राज्य विशेष से संबंधित संघीय जो पद होते हैं उसमें एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। हम बात करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करना। अनेकों संघीय पदों पर एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। विशेष नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या है विशेष प्रक्रिया? देखिए, जो ये सीनेट है ना, ये सीनेट है, इसमें अलग अलग राज्यों से सदस्य आते हैं, अलग अलग राज्यों के सदस्य होते हैं। होते कि नहीं होते? जैसे अपनी राज्यसभा अलग अलग राज्यों से आते कि नहीं आते? कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से अलग अलग राज्यों से है कि नहीं है? तो ये जो अलग अलग राज्यों से ये आते हैं, अगर कोई राज्य के अंदर, किसी राज्य के अंदर कोई संघीय पद नियुक्ति करनी है, संघीय पदों पर नियुक्ति करनी है, संघीय पदों पर नियुक्ति करनी है। कौन से पदों पर नियुक्ति करनी है दोस्तों? ये कोई संघीय पदों पर नियुक्ति करनी है। इस संघीय पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति इन राज्यों के सदस्यों से क्या करेगा? चर्चा करेगा दोस्तों। इनसे अनुमति लेगा, एक तरीके से अनुमति लेगा। और ये चर्चा, ये अनुमति सीनेट के प्रति क्या कहलाती है दोस्तों? शिष्टता कहलाती है। ये एक विशेष पद्धति है। अनेक संघीय पद होते हैं दोस्तों। राज्य विशेष में संबंधित संघीय पद हैं, उनके लिए जो सीनेट में अलग अलग राज्यों से जो सदस्य आते हैं, उन सदस्यों से मंत्रणा की जाती है, चर्चा की जाती है। अगर वो अस्वीकार कर देते हैं, अगर इनसे नहीं करें, वो चर्चा नहीं करें, तो वो सीनेट के प्रति अशिष्टता कहलाएगी, है ना। और अगर सीनेट जो कहेगी वो इनको मानना पड़ता है राष्ट्रपति को, व्यवहारगत रूप से अगर हम देखें तो, क्योंकि उन्हें इस चीज का पालन करना पड़ता है। अन्यथा उनका जो इफेक्ट है वो गलत जाता है जनता के बीच में, उन राज्यों में उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो इसलिए शिष्टता का व्यवहार करना पड़ता है। यह कहलाता है सीनेट के प्रति शिष्टता दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या आपको? शासन संचालन, विधि का पालन कराने की शक्तियां क्लियर, नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्लियर, सीनेट के प्रति शिष्टता, ठीक है। पदच्युति, पद से हटाने की शक्ति,
पद से हटाने की शक्ति दोस्तों। बात करेंगे हम पद से हटाने की शक्ति, पद से हटाने की शक्ति दोस्तों। देखिए, पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसको पद से हटाना है, इसके लिए कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस द्वारा किसी को या अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को बात कर रहे हैं हम, अधिकारी को या पद को, पद विशेष की बात करें, किसी को, अधिकारी को या पद या उच्च वर्गीय, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय हटाने का कार्य किया जाता है। समझ में आ गया? किसके द्वारा किया जाता है? कांग्रेस के। लेकिन जो अंतिम शक्ति है दोस्तों, ये इसकी निर्णय की अंतिम शक्ति, निर्णय की कि हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा या नहीं हटेगा, इसके निर्णय की शक्ति, निर्णय की अंतिम शक्ति कह सकते हैं हम। अंतिम शक्ति किसके पास है दोस्तों? शक्ति राष्ट्रपति के पास है मित्रों, राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है कि कौन पद से हटेगा नहीं हटेगा। इसके लिए इसे सीनेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सीनेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मित्रों। समझ में आ गया? तो कांग्रेस द्वारा किसी भी अधिकारी को हटाने की प्रस्ताव रखा जाता है, निर्णय लिया जाता है, लेकिन उसमें अंतिम शक्ति किसकी होती है? राष्ट्रपति की। और अगर राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे हटा सकता है दोस्तों, इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी शक्ति है इसके पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको पद से हटाने की शक्ति। अब बात करते हैं हम सैनिक शक्तियों की। सैनिक शक्तियों में कौन कौन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है? राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति प्राप्त है, जो कि कार्यपालिका शक्ति नहीं गिनी जाएगी दोस्तों। देखिए कौन सी सैनिक शक्तियां प्राप्त है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं अब हम इनकी सैनिक शक्तियों की। देखिए जैसे भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है दोस्तों? सेनापति होता है। होता है कि नहीं होता? इसी तरह यह भी सेना का प्रधान होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी क्या होता है? सेना का प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। हम कह सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति भी तीनों सेना का प्रधान होता है। तीनों सेना का प्रधान होता है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी? तीनों सेना का प्रधान होता है और आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेना को आदेश भी दे सकता है। आवश्यकता
पड़ने पर तीनों सेना को आदेश भी दे सकता है दोस्तों। आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेना को आदेश दे सकता है देश की रक्षा के लिए। क्या कर सकता है? तीनों सेना को यह आदेश दे सकता है युद्ध के लिए। अगर हम बात करें युद्ध के लिए, तो इसके अलावा विश्व में किसी भी स्थान पर यह सेना भेज सकता है। किसी भी स्थान पर विश्व में किसी भी स्थान पर सेना भेज सकता है मित्रों। किसी भी स्थान में सेना भेज सकता है। आपने देखा अमेरिका ने इराक में सेना भेजी कि नहीं भेजी? यूएनओ के में अपनी रिजर्व सेना के बल पर यह बहुत सी जगह सेना भेजता है और अपना दबदबा कायम करता है दोस्तों। तो एक विशेष शक्ति है राष्ट्रपति के पास, यह सैनिक शक्ति। विश्व के किसी भी स्थान पर सेना भेज सकता है। लेकिन अगर युद्ध करना है तो कांग्रेस की स्वीकृति, इसको अनुमान लेनी पड़ती है दोस्तों, है ना। युद्ध करने के लिए कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ती है। युद्ध हेतु कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है। और युद्ध समाप्ति की घोषणा भी यही करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति युद्ध समाप्ति की भी घोषणा करता है। समाप्ति या निलंबन की घोषणा करता है दोस्तों। समझ में आ गया? बड़ी सिंपल सी बात है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? एक तरीके से चाहे युद्ध का समय हो चाहे शांति का समय हो, है ना। युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, सेना का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेनाओं को आदेश दे सकता है दोस्तों। इसके अलावा देश की रक्षा के लिए, शत्रु को पराजित करने के लिए कोई भी कार्य वही कर सकता है। क्या कर सकता है? देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा हेतु ओब्लिक दुश्मन को पराजित हेतु, दुश्मन को पराजित हेतु कोई भी कार्यवाही कर सकता है। कोई भी कार्यवाही कर सकता है। बम फेंकने हैं क्या, नहीं फेंकने हैं क्या, सैनिक युद्ध स्थल पर लड़ना है या वायु युद्ध लड़ना है, किसी भी तरीके की कार्रवाई हो, हर तरीके की कार्रवाई करने का इसको अधिकार है। अगर आर्थिक रूप से अगर दुश्मन को पराजित करना है तो आर्थिक स्टेप भी ये उठा सकता है। दुश्मन को पराजित करने के लिए एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार किसको है दोस्तों? ये राष्ट्रपति को वहां को प्राप्त है। युद्ध के लिए कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन समाप्ति के लिए आवश्यक नहीं होती है दोस्तों। इसके अलावा वैदेशिक संबंध स्थापित करना, वैदेशिक विषयों में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी काफी एक प्रमुख प्रवक्ता के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों। देखिए, एक तरीके से सैनिक शक्तियां हैं। अगर सैनिक शक्तियां पूछी जाए तो भी आप लिख सकते हो कि सैनिक शक्तियां कौन सी है ना। विदेश शक्ति के रूप में अगर हम बात करें, एक तरीके से जैसे कार्यपालिका शक्ति में हम उनको पढ़ रहे हैं। देखिए, बात करते हैं वैदेशिक विषयों की। वैदेशिक विषयों में शक्ति की अगर हम बात करें तो विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। विदेश
नीति का प्रमुख क्या होता है दोस्तों? प्रवक्ता होता है। क्या होता है? विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। और इसके अलावा चाहे किसी तरीके के समझौते करने हो, गुप्त समझौते करने हो, चाहे संधि करनी हो, सब करने का अधिकार किसको है? इसी को है। संधि, समझौते, गुप्त समझौते, करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है दोस्तों, चाहे संधि की बात हो, चाहे समझौते की बात हो, चाहे गुप्त समझौते की बात हो, सब करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है दोस्तों। इसके अलावा नागरिकों के संरक्षण की बात की जाए विदेशों की में, अगर हम विदेशों में बात करें, अगर अमेरिकन नागरिक है कोई, अमेरिकी नागरिक है कोई, कहां रहता है? विदेश में रहता है। कहां रहता है? विदेश में। तो उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी इसके पास होती है। वो विदेश में रह रहा है, लेकिन उनका संरक्षण जो उनका संरक्षण करने का है ना, उनका संरक्षण कौन करेगा? उनका संरक्षण भी राष्ट्रपति करेगा। भाई कोई अमेरिकन नागरिक है, विदेश में रह रहा है, अगर उसे कहीं किसी समस्या है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी किसकी है दोस्तों? उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति की है। क्लियर हो गया? तो ये इनकी विदेश विषयों में शक्तियां हैं दोस्तों। इसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति, ये भी इसका इंपॉर्टेंट काम है विदेश नीति के तहत। तो आज हमने जो बात की दोस्तों, वो क्या बात की? हमने जो बात की वो बात की राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की मुख्यतः हमने बात की। इसके संदर्भ में अंतिम 5 मिनट में हमको सब बातों को कवर करना है। दोबारा 5 मिनट से हमारे पास किस तरह कवर करेंगे सुनिए। राष्ट्रपति की नियुक्ति हम पहले देख चुके थे किस तरह होती है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति अमेरिका के शासन की विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों प्रकार की शक्तियां रखता है, इसके बावजूद भी कार्यपालिका शक्ति उसकी प्रमुख शक्तियों में एक है। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को संविधान ने बहुत सारी शक्तियां दे रखी है, जैसे शासन संचालन और विधि का पालन कराने की शक्ति। तो राष्ट्रपति प्रमुख शासन संचालन होने के नाते प्रशासन की समस्त जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। या तो वो खुद कार्य करता है या अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कार्य कराता है। इसके लिए प्रशासनिक विभागों का संगठन किया जाता है, उनका विस्तार किया जाता है। संगठन और विस्तार करने का कार्य कांग्रेस का होता है, लेकिन उसका पुनर्गठन और उसका निरीक्षण करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति का होता है दोस्तों। इसके अलावा संविधान का पालन करवाना, विधियों का पालन करवाना, न्यायिक निर्णयों का पालन करवाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी दोस्तों? राष्ट्रपति की है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आदेश, नियम, उपनियम ये जारी कर सकता है। आपने देखा होगा भी कोरोना के समय जैसे यहाँ भारत में देखा होगा बहुत सारे नियम जारी किए गए थे, है ना। अब वो जारी करने के नियम राष्ट्रपति किनके दो माध्यम से, जैसे आपने देखा कलेक्टर के द्वारा बहुत सारे आदेश जारी किए गए। किसके द्वारा दिए जा रहे वो आदेश? राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा रहे मुक्त है, लेकिन उनका पालन अधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो एक तरीके से आदेश, उपनियम, नियम ये सब अमेरिका में भी इसी तरह चलता है। उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रमुख शासन का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख शासन होता है, प्रमुख शासक संचालन होता है और किसी भी विभाग के अधिकारी को परामर्श दे सकता है, उसको प्रतिवेदन जारी कर सकता है, उससे पूछ सकता है किसी भी बारे में। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां में राष्ट्रपति को संविधान ने नियुक्ति संबंधी शक्तियां दे रखी है दोस्तों। उसमें चाहे उच्च वर्गीय होती है नियुक्तियां, जिसको हम उच्च स्तरीय नियुक्तियां भी कह सकते हैं, निम्न वर्गीय जिसे हम निम्न स्तरीय नियुक्तियां भी कह सकते हैं।
इनमें क्या है, जो उच्च वर्गीय नियुक्तियां हैं दोस्तों, जैसे मंत्री हो गए, सचिव हो गए, न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च अपने क्या नाम है परिषद के सदस्य हो गए, ये सब उच्च वर्ग में आते हैं, उच्च स्तरीय नियुक्तियां आते हैं, बड़े पद हैं। इन बड़े पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए स्वीकृति की कौन देता है, सीनेट जारी करती है दोस्तों। इसके अलावा निम्न स्तरीय पदों पर भी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने वजन को कम करने के लिए, अपने भार को कम करने के लिए, अपने प्रशासनिक भार को कम करने के लिए, यह नहीं कि शरीर का वजन कम करने के लिए, अपना प्रशासनिक भार को कम करने के लिए ये कार्य विभाग अध्यक्षों को सौंप देता है, लेकिन व्यवहारगत ये कार्य राष्ट्रपति का है दोस्तों। इसके अलावा सीनेट के प्रति शिष्टता रखता है। ये क्यों रखता है, उसका यह है कि जैसे राज्यों के कोई संघीय पद हैं जो राज्यों में लगाने, संघीय पद संघीय है लेकिन राज्यों से संबंधित पद है, तो उस राज्य के जो सदस्य सीनेट के अंदर हैं उन सदस्यों से वार्तालाप करता है, चर्चा करता है और उनके अनुसार पदों पर नियुक्ति करता है। यह कहलाता है सीनेट के प्रति शिष्टता का व्यवहार। इसके अलावा हटाने की शक्ति कांग्रेस ये निर्णय लेती है किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना, लेकिन अंतिम निर्णय किसके पास है दोस्तों, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। अंतिम हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बहुत बार उसको जरूरी नहीं है वो सीनेट से इसके लिए अनुमति भी ले। इसके अलावा सैनिक शक्तियों की हम बात करें, सैनिक शक्तियों में तीनों सेना का एक तरीके से प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति, और किसी भी तरीके का आदेश जारी कर सकता है, आवश्यकता होने पर सेना को आदेश दे सकता है, देश की रक्षा के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा की जा सकती है। विश्व में किसी भी स्थान पर वो अपनी सेना को भेज सकता है दोस्तों। इसके अलावा कांग्रेस स्वीकृति देती है तो युद्ध भी कर सकता है, युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। इसके अलावा विदेशों में राजदूत स्थापित करना, विदेशों में अपने नागरिकों का संरक्षण करना, गुप्त समझौते करना, है ना, जितने भी कार्यपालिका संबंधी कुछ समझौते हैं तो वो समझौते करना, बहुत सारी संधियां हैं, वैदेशिक संधियां हैं, उन संधियों को करना, ये सब कार्य किसके हैं दोस्तों, ये सब कार्य राष्ट्रपति के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं कार्यपालिका शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में जाना, कल हम इनकी विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। नमस्कार, जय हिंद।